हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला और सबसे अधिक स्कोर करने वाला विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए 500 प्रश्नों की एक सीरीज ला रहा हूं, जिसमें मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो हर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। हम हर एक प्रश्न को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। अगर हम डिटेल को देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, संविधान की भाषा और संरचना को तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई थी। इसी वजह से इनको संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखना है कि भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, जो कि 1946 में पेश की गई थी। दोस्तों, यह योजना ब्रिटेन द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। इसी योजना से संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, इसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था स्टार्टिंग में, जिसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यही प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना था। तो अच्छे से याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वी.एन. राव। दोस्तों, इन्होंने अन्य देशों के संविधान का अध्ययन किया और मसौदे को कानूनी रूप प्रदान किया था। तो अच्छे से याद रखना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसकी अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए, अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि कुल कितना समय लगा संविधान के निर्माण में, लेकिन यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो अच्छे से याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना को। दोस्तों, प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य, आदर्श और प्रकृति का उल्लेख होता है और यह संविधान की भावना को दर्शाता है। इसी वजह से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1976 में। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता किसके पास में है? तो इसका राइट आंसर होगा जनता के पास में। दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और यह दर्शाता है कि भारत में सारी शक्ति जनता में निहित है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि भारत की संप्रभुता किसके पास में है? जनता के पास में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, संविधान की व्याख्या और संरक्षण का कार्य सुप्रीम कोर्ट करता है। इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टोटल अभी 12 हैं दोस्तों। प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियां थी और सबसे जो लेटेस्ट जोड़ी है 12वीं, उसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6। दोस्तों, पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। और दोस्तों, इन मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन से। दोस्तों, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैंड से अपनाया गया है, जिसमें दोस्तों कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस से। दोस्तों, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य विद्यमान हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के संविधान से। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है और यह जो प्रणाली है वह जर्मनी से प्रभावित है। तो अच्छे से याद रखिएंगे कि भैया आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? जर्मनी से। अगला है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों हमने अमेरिका के संविधान से ली है और भारत में महाभियोग जो है वह संसद द्वारा चलाया जाता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 भागों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जैसे भाग 4 है तो 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, लेकिन आगे चलकर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से 4 का जोड़ दिया गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। लेकिन जो बेसिक भाग है वो तो 4 ही है ना, उसी के अंदर जोड़ा गया है। इस वजह से दोस्तों जो हमारा मूल संविधान है ना अभी भी 22 भागों में ही बटा हुआ है और दोस्तों हर भाग जो है वह अलग अलग विषयों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में। दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य की दिशा में कार्य करने के निर्देश देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुच्छेद 19A के तहत माना है। तो अच्छे से याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? 19A के तहत। चलिए आगे बढ़े। अगला है दोस्तों, लोकसभा भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों, संसद के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही प्रभावी होता है। तो अच्छे से याद रखना है अध्यादेश का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 में। अगला है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300A के तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह पहले एक मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368 से। दोस्तों, इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और संविधान में 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280 के तहत। दोस्तों, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है और इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में है 12। तो 8 के बाद में 9 से लेकर 12 तक को बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और इसके बाद में दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो इनका गठन आंध्र प्रदेश के बाद में धीरे धीरे किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को सबसे पहले मान्यता किस देश ने दी थी? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दोस्तों, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। भारत ने भी इसी विचारधारा को अपनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, परंतु दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 17। दोस्तों, यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करता है। इसके उल्लंघन पर कानूनी दंड का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 11 से। दोस्तों, यह संविधान के भाग 2 का हिस्सा है और नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। इसके अनुसार संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता को स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इकहरी नागरिकता को भारत में स्वीकार किया गया है। भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता का प्रावधान है और यह जो प्रणाली है वह ब्रिटेन से प्रभावित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विदेश में रहने पर कितने वर्षों बाद भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है 7 वर्ष। दोस्तों, अगर कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है और वहां की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1955 में। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और दोस्तों निर्धारण का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से मूल कर्तव्यों की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और इसी के साथ अनुच्छेद 51A को भी संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन से दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। यह शिक्षा से जुड़ा मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को दिलाने के संबंध में यह प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन प्रतिनिधि सभा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा में जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसे पीपल्स हाउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। अनुच्छेद 85 के अनुसार 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र अभी वर्तमान संसद में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, जब कोई विधेयक दोनों सदनों में अटक जाए तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। दोस्तों, संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है, तो यहाँ पर 3-4 बातें आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये है आपका लोकसभा। यह निचला सदन है
जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, यह सरकार को गिराने और बनाने का अधिकार रखती है। कौन रखती है? लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत की संसद का ऊपरी सदन किसे माना जाता है? तो राज्यसभा को माना जाता है। दोस्तों इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे राज्यों की सभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, हालांकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को देखेंगे। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यह देश का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। और इसी के साथ दोस्तों उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए। देखिए इसको अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, ना कि राज्यसभा का सदस्य। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। दोस्तों कार्यकाल खत्म होने के बाद अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है और दोस्तों राष्ट्रपति जो है पुनः चुनाव लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है आपकी 35 वर्ष। सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार और रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख काई में है दोस्तों? अनुच्छेद 356 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल, जो कि दोस्तों 2007 में राष्ट्रपति बनी। वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। तो अच्छे से याद रखिएगा कब बनी थी, 2007 में, और कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और देखिए वर्तमान में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो उनके बारे में भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। इसी के साथ दोस्तों समाजवादी और अखंडता शब्द भी संविधान में जोड़े गए थे और यह आपातकाल के दौरान लाया गया प्रमुख संशोधन था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। देखिए संघीय शब्द की जगह संविधान में राज्यों का संघ शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सांसदों और राज्यों के विधायकों द्वारा इसका चुनाव करवाया जाता है। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। और दोस्तों जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इस कार्य को करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इस नियुक्ति को करते हैं। अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। दोस्तों यह अवधि निश्चित है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर पहले भी इसको हटाया जा सकता है। मतलब जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर कार्य करते हैं। वह अगले राज्यपाल के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है, अगर उसको हटाया ना गया हो तो। जब राज्यपाल इस्तीफा देना चाहे तो वह पत्र किसे सौंपता है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, राष्ट्रपति इस इस्तीफे को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। दोस्तों, यह वही आयु है जो राष्ट्रपति बनने के लिए भी आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, यूपी विधानसभा में 403 सदस्य हैं। यह भारत की सबसे बड़ी राज्य विधानसभा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो ये है आपका 5 वर्ष। किसी राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 172 में किया गया है। दोस्तों, आपातकालीन स्थिति में इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी ला पाऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, साथ ही कमेंट जरूर करना है। प्रश्न को देखते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360 में। दोस्तों, यदि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो यह लागू किया जा सकता है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपके अनुच्छेद 356 में। दोस्तों, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसको राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब राज्य का शासन कौन संभालता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल जो है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बनकर काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया, लेकिन अगर समय से पहले पंचायतें भंग हो जाती है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। दोस्तों, 1957 में इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना है। प्रश्न क्या है, भारत में मंत्री परिषद की अवधारणा किसके समय आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों मंत्री परिषद की अवधारणा भारत में सबसे पहले आई। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के बाद कार्यपालिका में भारतीयों को शामिल किया। यह आधुनिक मंत्री परिषद प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन से। दोस्तों, भारत ने ब्रिटिश मॉडल से संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, 2 सदनों वाली संसद और मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी जैसी चीजें ली है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आधार पर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों द्वारा संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता और समाज का कल्याण करना है, तो अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस उम्र तक दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 14 वर्ष की उम्र तक। दोस्तों, अनुच्छेद 21A और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत
6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्यों का भाग 4A जोड़ा गया और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन आगे चलकर दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के नाम से। दोस्तों संसद भारत की शीर्ष विधायी संस्था है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है। तो अच्छे से याद रखना है कि संसद के 3 अंग है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो ये है आपका राज्यसभा। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसको स्थायी सदन कहा जाता है। और दोस्तों हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का तीसरा घटक कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। दोस्तों राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होते हुए भी किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संसद का संयुक्त सत्र आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 4 बार। दोस्तों संयुक्त सत्र का आयोजन जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो तब होता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है और जो संयुक्त बैठक होती है उसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल की परंपरा किस देश की देन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है भारत की, क्योंकि दोस्तों शून्यकाल जो है वो हमने किसी अन्य देश से नहीं लिया है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना है। ये प्रश्न जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों शून्यकाल जो है भारतीय संसद की विशिष्ट परंपरा है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की दैनिक कार्यवाही की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल से। दोस्तों यह दिन का पहला सेशन होता है जिसमें सरकार से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह लोकतांत्रिक जवाबदेहिता का एक सशक्त माध्यम है। तो देखिए दैनिक कार्यवाही की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो प्रश्नकाल से, इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो वह किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है विधायी शक्ति का। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है और यह शक्ति संसद सत्र में न रहने पर प्रयोग की जाती है। मतलब अध्यादेश जो है जब जारी किया जाता है जब संसद जो है सत्र में ना हो। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति जो है भारत का नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, जो संविधान का संरक्षक होता है। हालांकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत प्रथम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन द्वारा इसको बढ़ाया जाता है और दोस्तों 6 महीने कर अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति को दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया जाता है। यह प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इसमें सांसदों द्वारा गोपनीय मतदान किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है?
तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। राज्य विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अगला है, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करता है? तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति को। यह त्यागपत्र संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत स्वीकार किया जाता है और त्यागपत्र लिखित रूप में देना आवश्यक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये 1952 में पहले उपराष्ट्रपति बने और आगे चलकर 1962 में इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाला था। अगला प्रश्न है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों 1952 से लेकर 1962 तक 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में निभाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों का। यह राष्ट्रपति के कार्यकाल के बराबर होता है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल भी जो है 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः निर्वाचित हो सकता है कौन? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज्यसभा के। ये जो स्टार बना लेना है, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते? राज्यसभा के। इसको डिटेल देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करने से पहले यदि राज्यसभा सदस्य हो तो इन्हें इस्तीफा देना होता है। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्षों का। दोस्तों हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के। इसे स्थायी सदन कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों यह लोकसभा की न्यूनतम आयु से अधिक होती है, मतलब जो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो इसको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा वो भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सही इंसान हो, वो ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है अधिकतम 6 माह हो सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद की 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है आपकी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है दोस्तों 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आयु है न्यूनतम आयु, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में वार्षिक बजट किस सदन द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, बजट पर अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा ही दिया जाता है दोस्तों। राज्यसभा सुझाव दे सकती है लेकिन इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल सिफारिशें दे सकती है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 110 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा, और यह जो नियुक्ति है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। तो आपको आर्टिकल भी अच्छे से याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 वर्ष। लेकिन दो कंडीशन है दोस्तों, प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही आपको उत्तर देना है। अगर प्रश्न आए कि यदि प्रधानमंत्री लोकसभा से बना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लेकिन अगर प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से बना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। तो दोनों कंडीशन में आपको उत्तर अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, जनता पार्टी सरकार के दौरान 1977 में जगजीवन राव और चौधरी चरण सिंह जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। यह एकमात्र उदाहरण है जब एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। तो इसको स्टार मार्क करना है। ये वाला जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि यह एकमात्र उदाहरण है जब एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, नई लोकसभा के गठन पर सबसे पहले कौन अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वरिष्ठतम सांसद को यह जिम्मेदारी सौंपता है और ये जो प्रोटेम स्पीकर है बाकी सांसदों को शपथ दिलवाता है और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से मुझे समझ आ पाता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, या फिर मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे ना तो मैं भी आपको जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 वर्षों का। दोस्तों, यह जो कार्यकाल है लोकसभा की अवधि से जुड़ा होता है और बहुमत खोने पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद छोड़ना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे पत्र देता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपाध्यक्ष को। दोस्तों, यह संसद की आंतरिक प्रक्रिया है। यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो ये जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। देखिए, जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को, लेकिन अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो इस्तीफा किसको जाएगा? राष्ट्रपति को। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक वोट कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, इसे कास्टिंग वोट भी कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगर प्रश्न आए कि कास्टिंग वोट कौन कर सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, ये जो निर्णायक मत है इसका प्रयोग केवल मतों की बराबरी की स्थिति में ही किया जा सकता है। तो ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कास्टिंग वोट कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सचिवालय के प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति करता है। दोस्तों, सचिव को नियुक्त करने, हटाने और निर्देश देने का अधिकार जो है वह स्पीकर के पास होता है। यह संसद की स्वायत्ता को दर्शाता है कि संसद जो है किसी पर डिपेंड नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती मीरा कुमार। दोस्तों, ये 2009 में अध्यक्ष बनी और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, जो कि 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने पदभार को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानून या फिर विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल आपको विशेष रूप से याद रखना है। अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम अगले 100 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आपसे फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से मुझे पता चल पाता है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।